अब वो ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जी इसका फैसला नवाज शरीफ करे, वो किस हैसियत में करे? मेरा तो सवाल ये है, और मेरा सवाल बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो परवेज रशीद क्या नहीं कहता, मरियम जैसी घटिया जहन की, मैं औरत नहीं कहूँ, लीडर खुद साफ था, घटिया जहन कि तालीम की कमी, तुम्हें मेरिट के ऊपर दाखिला नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो तुमने आर्मी मेडिकल कॉलेज में साल 1.5 साल जितना भी किया, तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, उस फौज को मरियम ने कितने गाली दी। मरियम का शौहर थर्ड रेट ऑफिसर था, वाले साहब फौज का नमक खा रहे हैं, ये उनके पेंशन ले रहे हैं, और आप उसी इदारे को गालियां दे रहे हैं। मैं उनको वलदुल हराम नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने शोहदा को पामाल किया, जिंदगी एक ही दफा मिलती है। मैंने उसे ये कहा हुआ कि बेटे तक न नहीं करता, क्या अफवाज पाकिस्तान को इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? शोहदा की रूहों को आप क्या जवाब देंगे? तहरीक बहाली जमहूरियत ट्रेनें उल्टाई पाकिस्तान, जहाज पाकिस्तान के अखबार किए, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया, मतून किया, वही चीज आज नवाज शरीफ कर रहा है। सच्ची बात आपको ये बताऊं सुल्तान साहब को, सिवाय इमरान खान के फौज का खैर खैर में से कोई भी नहीं। फौज को अब उनकी कुर्बानियों को वो ये अकीदत पेश करने का वक्त है। तो अब इस तासर को जायल करने के, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अनडू करना है। तो मैं इस ज़िमन में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। पहले दो जो कमांडर इन चीफ थे, जो ब्रिटिश थे, उनका जिक्र छोड़ देते। तो अयूब खान साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो भी चंद जर्नलों को सुपरसीड किया गया था। जनरल मूसा खान को भी सुपरसीड करके मुख्तलिफ बनाया गया था, ज़ाती पसंद नापसंद। और याहिया खान के अदवार में भी, वो मैं टेक्निकली तफसील में नहीं जाता। फिर जनरल टिक्का खान सुपरसीड हो गए थे जब भुट्टो ने जनरल मुजुल हसन को कमांडर इन चीफ बनाया था। वहाँ 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल जो कमांडर इन चीफ रहे, ये मैं जल्दी में बताता चलूँ। तो जनरल टिक्का खान फिर जब आए तो वो अगरचे पहले जिनको उसको हम कहेंगे कि वो क्रॉस हो गए थे या सुपरसीड हो गए थे, फिर दोबारा बने तो वो सीनियर मोस्ट 4 साल वो रहे। तो उनके बाद जनरल ज़ियाउल हक, अब ये भी एक तारीखी हकीकत है कि अक्सर जिक्र होता है कि 7 लेफ्टिनेंट जनरल को सुपरसीड करके भुट्टो साहब ने उनको बनाया था। उसके साथ बहुत सारे अफसाने हैं, और वो कहानियाँ हैं, मन गढ़ंत अफसाने ज़्यादा हैं। वो सारे एक ही सतह के लोग थे, सीनियरिटी जूनियरिटी में थोड़ा सा फर्क था। कुछ लोगों ने सर्विस जारी रखी, ज़ियाउल हक साहब भी, जनरल गुलाम जलानी जो जिन्होंने पौधा लगाया, फिर ये जो मौजूदा इस वक्त भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, वो प्लेटलेट्स का बहाना करके बाहर बैठे हुए हैं, और उनके ज़मानती और इस टाइम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके, और सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ उन्हीं को बनाने का एजाज़ भी हासिल है। अपना नाम नहीं पढ़ सकते लिखा हुआ अंग्रेजी में, और आर्मी चीफ्स और नेवल चीफ्स और एयरफोर्स चीफ्स तैनात कर चुके। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वोट आप भी शामिल थे उनको वोट देने में, मैं भी शामिल था, किसी न किसी सतह पे, या हमारे बुजुर्ग शामिल थे। वो फैक्टर्स मैं पहले कुछ बता चुका हूँ। आइंदा इंशाल्लाह बच्चों को, कौम को, और हर वो शख्स उम्र के जिस भी हिस्से में हो जिसको मैं सीखता हूँ, तो सबको सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। हर रोज़ आप सीखते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं। तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब के बाद जो वो हादसा हो गया 1988 में 17 अगस्त, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल असलम बेग मिर्ज़ा, उनको गुलाम इस्हाक़ खान जो कि उस वक्त कायम मुकाम सदर हो गए चेयरमैन सेनेट के बाद, तो उन्होंने संभाल ली क्यादत। वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, वही एक मिलिट्री कल्चर का तरीका था। असलम बेग मिर्ज़ा साहब के बाद अगर मेरिट पे 2 चीफ मुतय्यन हुए हैं, तैनात हुए हैं और उनको बनाया गया है, तो आसफ नवाज जंजुआ और जहांगीर खान, ये 2 लोग हैं जो सीनियरिटी पे बने।
और दोनों ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जो थे वो बड़े पुरस्कार हालात में दिल का दौरा है, या बाद में पोस्टमार्टम भी उनका जहर खुरानी और वगैरह वगैरह जो आप सुन चुके हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से उनके खिलाफ आते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जो उनके वालिद साहब ने उनको जो करने की कोशिश की, गाड़ी का तोहफा और वगैरह, ये अफसाना नहीं है, हकीकत है, हकीकत। और ये बातचीत हो चुकी है। वो बड़े रवायती फौजी थे आसिफ नवाज साहब, मैंने बतौर जूनियर ऑफिसर उनको देखा हुआ है। तो जहांगीर करामत साहब भी नवाज शरीफ साहब के हाथों बर्खास्त ही हुए जब कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दें या मुझे गिरफ्तार कर दें। तो वो ये था कि नवाज शरीफ नाम का जो शख्स आपका वज़ीर आज़म था, वो आर्मी चीफ को ऐसे ट्रीट करना चाह रहा था जैसे हमारे ये तो अजीज़ ही जहांज़ेब बरकी साहब पंजाब के आईजी थे। तो ये शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, मुझे तो अफसोस ही होता है, तो ये उनको दाढ़ी मेजर कह के बुलाया करता था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे के ASP बनते हुए बड़े खूबरू और वजी शख्स थे। जहांज़ेब खान बरकी लंदन से उनका ताल्लुक था, उनके ससुराल वाले होशियारपुर के पठान हैं और साहिवाल से उनका ताल्लुक था, तो वो बड़ी देर IG रहे। तो ये इस तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं उनको। आर्मी कोई पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस। तो सुल्तान साहब वो भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, और वो परवेज मुशर्रफ साहब को जब लाए तो फिर 2 या 3 जर्नल्स को, मेरे पास सारा डेटा है लेकिन चलें वो गूगल पे मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गूगल पे मौजूद ना हो, यूट्यूब पे मौजूद ना हो। लेकिन अज़राए मेहरबान खुदारा ये जो खुद रौ खुमियों की तरह उगाए हैं सोशल मीडिया वाले, इन पे यकीन ना किया जाए। परवेज मुशर्रफ साहब के बाद फिर जब उनका अरसा लंबा होता गया, नजरिया ज़रूरत के तहत वो अपने आप को खुद तोसी देते रहे, क्योंकि इसके अलावा कोई राह फरार तो था नहीं। तो 2007 में उन्होंने जनरल कियानी जो थे उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और खुद ना सिर्फ सदारत से उन्हें हाथ धोने पड़े बाद में, बल्कि सारी सिचुएशन को सामना करना पड़ा। तो 2008 में बदकिस्मती से जरदारी साहब की बेगम और पाकिस्तान की सियासत की एक और मुतनाज़ा किरदार, जिनको आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहते हैं, चलिए मोहतरमा कह लेना चाहिए, मैं शहीद उनको इसलिए नहीं समझता कि वो मकतूला है, शहादत के किसी दर्जे पे वो फायज नहीं होते। तो कियानी साहब जब आए तो मैंने फिर कॉलम देखा था, जो उनका ऑपरेशन किया उन्होंने, फौज का इमेज देखें, इमेज बहाल किया, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, उन्होंने एक डायरेक्टिव के तहत फौज को सियासी अमूर से अलग किया, और साथ ये भी कहा कि जी अब अमल दखल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। फौज के इदारे को पॉलिटिशियंस की सर्वेलेंस करने की क्या ज़रूरत है? यही तो बुनियादी सवाल है कि पॉलिटिशियंस की सर्वेलेंस जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को करनी चाहिए। अमेरिका में यही रिवाज है, यही सिस्टम राइज है। भारत हमारे हमसाए में है, जिसका अभी हम तकाबली जायजा लेते हैं। हमारा मद्दे मुकाबल तो भारत एडवर्सरी है, हम अमेरिका तो नहीं। अमेरिका कभी बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं उलझेगा, और अब भी इंडिया भी नहीं उलझेगा। आइंदा तो जो 5th जनरेशन वार है वो तो शुरू हो चुकी है, और अमेरिका के साथ जंग 2001 से शुरू हो चुकी है, खत्म होने का नाम नहीं ले। वो कियानी साहब को जब एक्सटेंशन दी गई तो मैंने रोजनामा खबरें में कॉलम लिखा था, जनरल कियानी की तौसीक। तो उसमें मैंने एक आइडिया, और यकीनन वो रिसर्च के बाद था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चूंकि पाकिस्तान में पहले से ही जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा बरकरार है, ये भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा क्रिएट किया अपने एंडिंग फेज में, जब जनरल ज़ियाउल हक को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया। जरा पीछे चलते हैं, तो जनरल शरीफ जो थे वो एक सीनियर मोस्ट थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को उहदा तख्लीक किया। तो उनका दफ्तर ही नहीं था, ना उनका दायरा कार मुतय्यन था, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठते थे, उनका कोई इख्तियार भी नहीं था, बस एक कोऑर्डिनेशन जो सेक्रेटरी डिफेंस से ज़रा ऊपर कह लें। तो फिर वो दोहदा चल पड़ा और आज तक कायम है। और मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट दिया था भारत में, तो अब शुरू हुआ
अमेरिका से पूरा सिस्टम पढ़ के कि तोसी क्यों आप उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना के बाख्तियार बना दें, तीनों सर्विसेज का ऑपरेशनल हेड बना दें जो अमेरिका में राज है, लेकिन उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी देना जरदारी साहब की बहुत बड़ी साजिश थी। और उसमें यूसुफ रजा गिलानी मियाँ बीवी बच्चों समेत तवील तरीन बदउनवान तरीन वजीर आजम पाकिस्तान। वैसे तो कौन ऐसा है जो बदउनवान नहीं था, मुझे तो फहरिस्त में उठा के देख लें, कोई वजीर आजम ऐसा नजर नहीं आ रहा नया पाकिस्तान का 1972-73 से अब 2022 आ गए, 50 साल होने वाले। इन 50 सालों में निसफ सदी में कोई एक वजीर आजम ऐसा नजर नहीं, सिवाय मोहम्मद खान जो ज़ाती तौर पर एक शरीफ नफ्स और ईमानदार शख्स, लेकिन उनकी ज़हनी सदात वजीर आजम वाली नहीं थी। बावकार थे, तालीम याफ्ता भी थे, लेकिन सिर्फ डिग्री की हद तक शरीफ नफ्स इंसान थे, और वो दुश्मनों के हाथ में खेल गए अफगानिस्तान इशू में। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो आप हैरान होंगे कि कियानी साहब को जो तोसी थी उसकी बाज गश्त आज तक प्रेस में आ रही। कियानी साहब के बरादरान ने, अजीज़ो अकरबा ने जो खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, किसने करवाया? पंजाब में शहबाज शरीफ, मरकज़ में यूसुफ रजा गिलानी तो नाम का वज़ीर आज़म था बुनियादी तौर पर जरदारी, और जरदारी जैसा काइयां शख्स शायद पाकिस्तान की तारीख में और इस सतह पे पॉलिटिशियन ना पहुंचे कि वो सब इख्तियारात का मंबा भी है, चीज़ें मरकूज भी हैं, और वो वज़ीर आज़म भी। वज़ीर आज़म नहीं बना, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी एक से बढ़कर एक बदउनवान तरीन वज़राए आज़म उसके दौर में रहे। तो उन्होंने कियानी साहब की जो तोसी थी उसका खमियाजा फिर दोबारा से एक ट्रेंड सेट हो गया जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, नजरिया ज़रूरत के तहत, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। लेकिन उन्होंने अपने साथ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रखे ताकि हक तलफी ना हो, फुल जनरल प्रमोट हो। लेकिन यहाँ तो हक तलफी एक जनरल की हो गई जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना। तो एक वक्त में वो दोनों फुंदरे जो थे उनकी टोपी में लगा दिया गया, ब्लूम कहते हैं इंग्लिश में, कि कियानी साहब को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का भी चार्ज दे दिया गया, फिर उनसे हक ले लिया गया, फिर जनरल एहसान आ गए। तो एक साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। कियानी साहब को एक्सटेंशन कबूल ही नहीं करनी चाहिए। अगर एक जनरल कबूल नहीं करता तो कियानी साहब की एक्सटेंशन का बहुत नुकसान हुआ इदारे को, मुल्क को। एक नया रवाज या नई रीत दोबारा से आ, जिसको फौज में निचली, दरमियानी और ऊपर वाली सतह पे सुल्तान साहब पसंद नहीं किया था। मैं अगरचे मुझे छोड़े हुए 12-13 साल हो गए, 14 साल, मैं खुशी गमी के अलावा दोबारा नहीं चाहता, मुझे जाना देनी चाहिए। नुमाइंदगी हमारे ख़ानदान की सर्विसेज में है, रहेगी। हम क़याम पाकिस्तान, सबूत पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, सब में हमारी जानी कुर्बानियाँ शामिल हैं और वो रहेंगी। फौज हमारा फ़ख्र है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा पेशा है, हमारा वक़ार है, मेरा ही नहीं आपका भी, इस कौम का है। और आज हम यहाँ बैठे हैं अगर, तो इसकी वजह अल्लाह जल्ला शानहू के अलावा अगर कोई ज़रिया दुनियावी है तो वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, तीनों फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन इदारा है, इस्तेहकाम का ज़ामन इदारा। दुख और अफसोस की बात यह है कि इस कदर मुतनाज़, अच्छा आगे हम चलते हैं, इस कदर मुतनाज़ बन चुका है। तो कियानी साहब के बाद जब अगली बारी आती है तो फिर जनरल राहिल शरीफ बनते हैं, वो भी जनरल हारून असलम सुपरसीड हुए। जनरल राशिद सीनियर मोस्ट थे, वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बने। तो जनरल राहिल शरीफ के साथ क्रेडिट था उनके भाई मेजर शबीर शरीफ। बड़ा फ़ख्र, बहुत बड़ा फ़ख्र है इस कौम का। शहदा के अपने दर्जे हैं, गुमनाम शहदा के भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको गुमनाम दे रखा। तो मैं एंड में एक गुमनाम शहीद का तज़किरा करूँगा सबूत ढाका के हवाले से। तो एक जनरल हारून असलम को सुपरसीड नहीं किया जाना चाहिए। फिर सीनियरिटी का असूल मुतय्यन कर लेते कि सीनियर मोस्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ है और नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और यहाँ ही एक और काम की बात जो लोग भूल रहे हैं,
कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदा देने में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि लाजमन या लाजमी तौर पर उसका ताल्लुक बर्री फौज से होगा। इसको रोटेशनल होना चाहिए। ये भी एसओपी जरूरी नहीं है। देखें, लिखा कहीं नहीं हुआ। कुछ चीजें होती हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल, ख्याल किया जाता है। तो जनरल शरीफ बने हैं पहले, तो फिर उसके बाद ये 2 दफ़ा नेवल चीफ इसमें प्रमोट हुए हैं, 2 दफ़ा। एक दफ़ा एयरफोर्स से आए, फारूक फिरोज खान एयरफोर्स से, और जनरल सरोही और एडमिरल पहले वाले मेरे जहन से भी नाम आ जाएगा जो एक दफ़ा वो है। तो अब लेकिन ये फारूक फिरोज खान साहब के बाद ये कुछ ऐसा चल पड़ा कि ये उहदा आर्मी के ही जो चीफ हैं या सीनियर मोस्ट जनरल है उनके पास है। राहिल शरीफ साहब के बाद कमर जावेद बाजवा साहब जब चीफ बनते हैं 2016 में, तो ये 4 लोग उसमें थे कंपटीशन में। तो बीच में 2 इनके कोर्समेट ऐसे थे जो जिन्होंने कोर कमांड नहीं की हुई, तो इनसे सीनियर मोस्ट जो थे वो बन गए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। 2 जनरल ऐसे थे जो इनसे सीनियर थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम और जनरल रमदे। और उसके बाद 2 जनरल ऐसे थे जिन्होंने कोर कमांड नहीं की हुई थी, तो जनरल कमर जावेद बाजवा मेरिट में चौथे नंबर। ये एक बैच के लोग थे। मैं इसके ऊपर खबरें में बड़ा तफसीली प्रोग्राम कर चुका हूँ और शायद सोशल मीडिया पे वो प्रोग्राम मौजूद हो यूट्यूब पे, तब किया था 2016 में। तो वो ये था कि ये एक क्लास के हैं जिसको हम आम फैम क्लास कहते हैं, हम उसे कोर्स कहते हैं, और सिविल सर्विसेज में उसे बैच का। तो उसका जो सीनियरिटी का तयन होता है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल की 2 साल कारकर्दगी पर वो PA नंबर। बाद में ऑफिसर जब बन गए तो उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोर्सेज हैं, ACRs हैं, एम्प्लॉयमेंट है, ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ है, क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, वॉर कॉलेज है और फॉरेन असाइनमेंट है वगैरह। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो तैनाती थी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है कि जी वो उनके नवाज शरीफ साहब से मरासम थे उनके ससुर के, और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही। मैं इस बात की गहराई में नहीं जा रहा, मैं उसको टेक्निकल बात कर रहा हूँ। बतौर एक जूनियर फौजी अफसर के, सुपर सेशन को किसी की सुपर सेशन यानी उसको कहते हैं क्रॉस किया जाना, कोई उसको तहसीन आमेज नज़रों से नहीं देखते, नापसंदीदगी से देखा जाता है, बाल फाजिली से। और आउट ऑफ मेरिट किसी को कोई चीज़ मिल जाए जो वो उसका हकदार ना हो तो भी उसको पसंद नहीं है। एक यूनिट है उसमें सूबेदार मेजर साहब बनना होता है, तो एक सिपाही से लेके सूबेदार साहबान सारे जो होते हैं, कहीं 550 नफरी है, कहीं 850 नफरी है, यूनिट का स्ट्रक्चर है। तो उसमें अगर किसी की हक तलफी हो जाए तो उसका असर नीचे तक पहुँचता है। और उसको अब चूंकि फौज में राय देने का हक सबको है, ये भी एक खूबसूरत पहलू है बात का कि फौज में कोर कमांडर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को राय देते हुए हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते, तजब्जुब का शिकार नहीं होते। कल्चर है, ऐसे उनकी तरबियत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब कर रहे हैं तो एक यंग अफसर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तो खैर यंग नहीं होते, मेच्योर हो जाते हैं, उठ के ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं, तो वो उनको मुतमिन करते हैं, इस वक्त हुस्न ज़न का मुजाहरा करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वो जब चीफ चले जाए तो पीछे उसको जनरल साहब यहाँ पकड़ लेंगे, तुमने चीफ से ऐसे कैसे बात की। मैंने अपनी सर्विस में बहुत ऐसे मौके देखे, तो कभी डांट डपट नहीं करते। तो कोई अहमकाना सवाल हो भी तो उसको वो कह लें लाइटर साइड पे ले जाते। तो बात हो रही थी कि कमर जावेद बाजवा साहब की जब तोसी की बारी आई, यहाँ मामला तकनीकी रुख अख्तियार करते। आपको याद होगा कि एक इंग्लिश का लफ्ज़ है वेल नाए बिफोर। 2019 में नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी सर्विस का जो टेन्योर था वो पूरा करना था, और 3-4 माह पहले इमरान खान साहब के दस्तखतों से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ऑफिशियल मेमोरेंडम, नोट, जो भी उसे आप कह लें,
लेटर, अथॉरिटी लेटर, कुछ भी जारी होता है, जो पढ़ के मेरे जैसा शख्स भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसको ड्राफ्ट किसने किया। उसकी लैंग्वेज पुअर, उसका पैटर्न बड़ा नामुनासिब सा, वज़ीर आज़म का हिफ्ज़ मरातब नहीं था, और वो इमरान खान साहब का साइंड लेटर निकल जाता है कि जी वो उनको तौसीह दे दी गई। जस्टिस आसिफ सईद जस्टिस आसिफ सईद खोसर वो चीफ जस्टिस हैं, और वो इस मामले को लीगलाइज करने के लिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देने के लिए वो करते हैं, लेजिटिमेट करने के लिए। टेक्निकली वो कलाम को ज़्यादा अंदाजा है। तो वो 6 माह चलता है केस सुप्रीम कोर्ट। और वो जात के इख्तिताम होता है 30 मई 2020 को। वो 5-6 माह जो हैं, 6 माह गुमगू की कैफियत है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त उस तौसीह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो चीफ साहब अपने उहदे से फारिग हो जाते, नया चीफ मुकर्रर होता। मुझे नहीं समझ आती, बाद में बातें तो सब निकल आई, टेक्निकली बहुत बातें हुई कि इमरान खान साहब ने वो लेटर साइन करने से पहले क्या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको ब्रीफ किया, बताया, उसकी तकनीकी जुबान देखी, उसकी अप्रूवल कैबिनेट से ली। जब तौसीह का मामला सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पार्लियामेंट में भेजा गया तो फिर सारी पार्टियों को पार्लियामेंट ने डिसाइड किया। उस वक्त फिर नून लीग शामिल थी इस फैसले में, पीपल्स पार्टी तो शामिल होना ही था, खामोश अक्सरियत। क्या उसमें डंडे का डर था? इमरान खान साहब से कुछ जो उनकी पॉलिटिकल करियर में गलतियां हुई, या बतौर वजीर आज़म कुछ चीज़ें उनकी गिरफ्त में नहीं थी, या ब्रीफिंग कुछ ऐसे हो गई, या ख्वाहिश का इजहार हो गया। मैं चूँकि दीवान इक़्तिदार में कभी गुलाम गर्दिशों में मैं फिरा ही नहीं, कभी साफ़ी के तौर पर भी नहीं और आदतन भी नहीं, तो उस मामले ने ये रुख इख्तियार किया। अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है बज़ाहिर वो ख़त्म हो रही है अब नवंबर 29 को 2022, 6 साल, 3 साल जमा 3 साल। एक थीरी ये भी गर्दिश में है कि जी चूंकि वो 6 माह तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो गया ना सुप्रीम कोर्ट की बात, तो उनकी मुद्दत मुलाजमत तो ख़त्म होनी है 30 मई 2023 को। ये भी एक सोच है, ये भी एक थीरी है, इसके ऊपर कम डिस्कशन नहीं हो रही, बहुत हो रही हो। तो ये मौजू ऐसा है, आज तक मैंने अपने होश में किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को इतना डिस्कस होते नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अब गुण गा रही है मुस्लिम लीग में, पीपल्स पार्टी वाले दानिस्ता खामोश है। पीपल्स पार्टी अपने क़याम से लेकर आज तक उन्हें एंटी आर्मी पार्टी समझा जाता है, और वो है। नून लीग अपने क़याम से आज तक प्रो आर्मी समझी जाती थी, प्रो चीफ नहीं समझी जाती। नवाज शरीफ साहब का रवैया हमेशा चीफ्स के साथ खराब रहा। आर्मी में उनकी फिर कुछ एक कह लें कि प्रो आर्मी राइट की पार्टी। इसी कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ललकार चुके हैं, इस टीवी स्क्रीन पे सवाल कर चुके हैं, ललकार चुके। शहबाज शरीफ आदतन खामोश रहे हैं क्योंकि दर पर्दा चौधरी निसार दोस्ती, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक, दोहरा किरदार, समझ। नवाज शरीफ साहब की वो बेटी जो मुजरमा थी कल तक, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या कुछ नहीं कह चुके। नवाज शरीफ साहब टीवी पे ललकार चुके, सड़कों पे ललकार चुके, चीखों पुकार कर चुके, मुझे क्यों निकाला का राग अलाप चुके। सैकड़ों वीडियो क्लिप्स
यूट्यूब पे मौजूद हैं इनकी पूरी कोशिश के बावजूद, प्रोग्राम में इजहार कर चुके, डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में सब कुछ कह चुके। ये जर्नैल कमर जावेद बाजवा सबको नाम लेके एहसन रशीद, परवेज रशीद वजीर जो डॉन लीग का किरदार था, उनकी उठान भी पीपल्स पार्टी से 60 की दहाई। ख्वाजा आसिफ जो अब वजीर दिफा है, फिर वही मैं सराइकी वाली बात करूंगा, अल्लाह की मर्जी से कम है कि वो वजीर दिफा है जो आपको कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होके ललकारता रहा, चैलेंज करता रहा, अपनी तरफ से आईना दिखाता रहा, आपको ताने देता रहा, कश्मीर की शिकस्त का मुर्द इल्जाम ठहराता रहा, 65 की जंग के अफसाने जो कहता रहा, वो सुन के हमारी शर्म से आंखें झुक गई। 71 की तजलील के ताने देता रहा, सियाचिन हाथ से जाने के आपको पंजाबी में मेने और उर्दू में ताने और तीर चलाता रहा, तंजो तशनिया करता रहा। उसका बाप मजलिस शूरा का चेयरमैन था, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस। वो किसकी मापे करता रहा? क्या उसमें नवाज शरीफ साहब की मर्जी, मंशा साहब मेरे मुंह से शायद नादानिस्ता निकल गया, क्या शामिल नहीं थे? क्यों करता हूं? आज वो उस मुल्क का वजीर दिफा है, उसके हाथ से समरी जा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी आवाज लरज रही है, मेरे हाथ कांप रहे, मैंने इदारे का नमक खाया, मैं एक आम शहरी होता, मुझे मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाया, मेरी पहचान बनाई, मैंने कोई नाजायज मेरे मराद शामिल नहीं है, खुदा ना खास्ता, मैं एक प्याज की गट्ठी का रवादार नहीं, मेरे रिज़्क़ में, मेरे खून में हराम शामिल नहीं है। लेकिन तो परवेज रशीद क्या नहीं कहता, मरियम जैसी घटिया जहन की, मैं औरत नहीं कहूँगा, लीडर खुद साख्ता घटिया जहन कि तालीम की कमी, तुम्हें मेरिट के ऊपर दाखिला नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो तुमने आर्मी मेडिकल कॉलेज में साल 1.5 साल जितना भी किया, तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, लेकिन तुम आर्मी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर कैडेट स्टूडेंट तो रही हो, मेडिकल कैडेट रही हो, तुम उस इदारे को मतून कर रही हो। फिर रिजीम चेंज आता है और इनके परवरदा सहाफी हामिद मीर और बाकी बहुत सारे नाम, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप सुनते हो, बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद जो आप पे हमलों में मुलव्वस हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर गिरा, 6 शहीद हुए, कहां गई खबर? शोहदा के लाशें तो, हमारी तो लाशें नहीं आई, लेकिन अपने दफनाई तो हैं। ये 11 चक में जो या बरखुरदार जो बच्चा शहीद हुआ है, उसकी तदफीन हो रही थी, उसके खानदान की खवातीन खड़ी थी, सुल्तान साहब वो ऐसे खड़ी थी जैसे शेरनियां खड़ी। उस फौज को मरियम ने कितनी गालियां दी। मरियम का शौहर एक 3rd रेट ऑफिसर था, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से, वो ज़िया साहब, इजाजुल हक साहब ने कहते हैं और मैं कोट करता हूँ, इफ सफदर जो अपने आप को कैप्टन नहीं कह सकता, कैप्टन कहता है, 3rd डिवीजन BA सोशियोलॉजी नहीं कह सकता। ज़ियाउल हक साहब ने एक स्कीम खोली थी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, कि चले जो बच्चे FA 2nd डिवीजन BA 3rd डिवीजन करते हैं, वो मेयार पे पूरा नहीं उतरते, वो उनकी बहुत बड़ी गलती। OTS 1 से 9 तक कोर्सेज शुरू में, यानी 59 में वो बंद हो गई थी स्कीम, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, फिर उसको दोबारा से शुरू कर दिया 80-81 में। तो वो ज़ियाउल हक साहब ने शुरू किया, उसके बजाय उन्हें प्रॉपर कम से कम 2nd डिवीजन ग्रेजुएट रख के PMA में कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो टेक्निकल बात है, सिर्फ फौज के लोग समझते हैं, वहां से ये कमीशन हुआ।
हम आज तक जितने रिटायर्ड फौजी अफसर हैं 27,000 तो उस ग्रुप के मेंबर हैं, हम उन असातिज़ा को ढूंढ रहे हैं कि ये किन का ट्रेंड है, और वो मुकर जाते हैं। सुल्तान साहब, नाज़रीन, कोई शख्स ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि मैंने सफदर की ट्रेनिंग की है। 11 माह ट्रेनिंग की उसने, उसमें उसके 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, प्लेटून कमांडर 5-5, 5.5 माह, वो दोनों मिल नहीं रहे। अगर उस ग्रुप में भी है तो खामोश हो जाए। जैसे हाँ जी, इतनी शर्मिंदगी हो गई। चैनल 5 के ऊपर ये प्रोग्राम में बैठा है, तो इसने जनरल ज़ियाउल हक शहीद का इस तरह बोलता है, तो जो 7 पार्टिसिपेंट था, मुझे नाम भूल गया, वो इसके गले पड़ गए। तो उसने कहा नहीं जी, भुट्टो भी शहीद और ज़िया भी शहीद, दोनों शहीद। ये मेरे आंखों देखी कानों सुनी बात। वो शख्स आज, उसने चैलेंज किया 1 से ज्यादा मरतबा। वालिद साहब फौज से लांस नाइक रिटायर हुए, बाद में गए यूटिलिटी स्टोर्स में। जो सोल्जर्स या अफसर यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, उनको पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, इसलिए कि उन्होंने अपनी जवानी, आलम शबाब जवानी दी होती है फौज को। तो 18, 19, 20 में भर्ती हुए, 35 में रिटायर हो गए, बच्चे छोटे छोटे हैं। वालिद साहब फौज का नमक खा रहे हैं, ये उनके पेंशन ले रहे हैं, और आप उसी इदारे को गालियां दे रहे हैं। हो रही वहां इसको खत्म नबूवत याद आ जाती है। करप्शन करते हुए खत्म नबूवत याद नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जिंदगी और अच्छाई और बुराई के दरमियान अहादीस याद नहीं आती। फिर हजरत अली की औलाद बन जाते हैं, वो कहते हैं गुज्जर हैं मनसेरा वाले, ये कहते हैं नहीं हम अवान हैं, ये कहते हैं हम फलां हैं, लोग कहते हैं खान ऑफ अम्ब के, नवाब ऑफ अम्ब के मुजारा हैं। मुजारा होना कोई बुरी बात नहीं है, कमीना होना बुरी बात, फितरतन जुबान गंदी होना बुरी बात, उस इदारे को मतून करना बुरी बात, गाली देना बुरी बात। लोग फौज से जो बर्खास्त हो जाए, ये तो 3rd डिवीजन BA हैं और लेटरल एंट्री में असिस्टेंट कमिश्नर भी बना दिए गए, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, इसलिए कि ये शहनशाह वक्त के दामाद थे। अब हम आते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। इमरान खान साहब भी जज्बाती तौर पे कुछ उन्होंने बातें की हैं ऐसे, और जो रिजीम चेंज का बायस जो बातें हैं वो सब सोशल मीडिया पे मौजूद है। सोशल मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, दोनों जगहों पे है। ये अब आपने नाजरीन ने तफरीक करनी है कि कौन गलत है कौन सही है। अब एक थीरी ये है कि 30 मई 2023 तक ये बात चली जाए। DGISPR जिस दिन रिजीम चेंज हुई तो डॉलर वाला बयान जो था आपने सुना, डॉलर के इस्तेहकाम की उन्होंने नवीद मुसर्रत सुनाई थी। वो डॉलर आज कहाँ है, कल कहाँ था, आज कहाँ है, ये सारे मंसूबा साजी है। ये कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था, कामरान खान साहब, वो आपने सुना, उसमें भी यही बात कि अगर इसको लेजिटिमेट या इसके ऊपर ये निकलती है तो मुझे तो कोई ज़ाती तौर पर एतराज़ नहीं है, लीगल टीम से डिस्कस करनी है। अब सर ये आर्मी का यूँ इन डेमोक्रेट लीडर्स के नाम पर आना, जो जिनकी आपने हिस्ट्री बताई है, तारीख बताई है, तो ये लोग तो इस अहल ही नहीं है कि वो आर्मी को डिस्कस करे। आर्मी अब आर्मी क्या खुद चाहती है खुद को इन लोगों की जबान? आर्मी तो एक इदारा है जिसके जो नफरी है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 6.5-7 लाख हो। फिर सिविल आर्म फोर्सेस है, मैं बड़ी फौज की बात कर रहा हूँ। 6 सुर्खियाँ हुई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनात का मामला, वो जो भगोड़ा लंदन बैठे हुए सजा याफ्ता मुजरम फ्रॉड करके भागे हुए, पता नहीं इमरान खान साहब के दिल में क्या रहम आया उस वक्त। एक मुजरम है, जेल मैनुअल में बीमार है, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराएं, ठीक है, उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो चौथाई लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना। मेरे प्लेटलेट्स गिर चुके हैं, मुझे पता है, 2010 में डेंगू हो गया था, आपको याद होगी, तो मुझे पता चल गया था कि अब मैं करीबुल मर्ग हूँ। और मैं चैनल 5 पे लाइव प्रोग्राम में, मैं और ज़िया शाहिद के साथ प्रोग्राम में हमने आधा घंटा डिस्कस किया टेक्निकल कि प्लेटलेट्स ऐसे गिरते। तो
खान साहब भी उस एक्सटेंशन को भी बहरहाल सोचेंगे तो सही, और प्लेटलेट्स को भी, ये दोनों चीजें। अब वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी इसका फैसला नवाज शरीफ करे, वो किस हैसियत में करे? मेरा तो सवाल ये है, और मेरा सवाल बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा से है। देखिए आज नहीं तो कल वो हमारी साथ में शामिल होंगे। एक दिन तो रिटायर होना, 2023 में होना है, 22 में होना है, अल्लाह को पता है, मुल्क की सियासी क़यादत को पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको हक़ाइक़ सामने रख रहा हूं। चले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, तो जनरल कियानी साहब की अभी फौतगी हुई पिछले साल, तो ओपन हाउस था, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स के पूरे फोरम पे नंबर आए, लैंडलाइन, घर का एड्रेस आया, बताया गया कि आप, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड और किसी कर्नल मेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड में फर्क तो होता है। तो सिक्योरिटी के मराहल से गुजर के आप खुशी गमी पे जा सकते हैं। अगर वो खुशी पे बुलाए और गमी पे तो कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। जिंदगी मौत इंसान के साथ, अगर वो पाकिस्तान में नहीं भी क्या पजीर रहेंगे, स्टोरीज तो बहुत बनते हैं। कियानी साहब को लोग ऑस्ट्रेलिया बिठाए हुए हैं, वो वेस्टर्न में बैठे हैं। जहांगीर करामत साहब भी अमेरिका सरकारी एम्बेसडर रहे, वापस आ गए, वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। राहिल शरीफ साहब सऊदिया वो हैं, वो भी जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा आ जाएंगे। चले वो एक बात की बात। तो अब हैरानी की बात यह है कि मैं तो रिटायर्ड हूँ 2009 से, और रैंक कभी रिटायर नहीं होता। फौजी रिटायर होता है, बंदा रिटायर हो जाता है, रैंक सर्विस। मुझे आज भी एक उम्र तक तो मेरे लिए प्रोविजन है ना कि मुझे जंग की सूरत हाल में हर हाल में अपनी रेजिमेंट पहुंचना है। और आज भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे वक्त आ जाता है, खाक हम बदल, वैसे तो हम हालत जंग में, तो मुझे पहली फुर्सत में यहाँ से अपनी जो मेरी पेरेंट रेजिमेंट है वहाँ पहुँचना है। जब मैं आ गया हूँ, मुझे ये वर्दी इशू करें, बूट इशू करें, हथियार इशू करें, और मैं अगर अगले मोर्चों पर नहीं तो पिछले मोर्चों पर तो मैं पहरा दे सकता हूँ। और ऐसे होता है, खाना मैं सरकारी खाऊंगा, पेंशन मैं ले रहा हूँ, मुराद मैं ले रहा हूँ, इस तरह मैं नहीं हो सकता। हजारों की तादाद में ऑफिसर्स हैं, लाखों की तादाद में सोल्जर्स हैं, और आप हैरान होंगे कि ये मौजू वहां डिस्कस हो रहा है, मैं मेंबर हूँ उसमें, और लोग दुख का इजहार कर रहे हैं कि इदारे के साथ इन लोगों ने जो किया वो दुश्मनों ने नहीं किया, जो इन्होंने किया वो दुश्मन वो नहीं कर सके डैमेज जो इन मनहूस सो कॉल्ड क्या है इन लोगों ने किया। तो बहरहाल कमर जावेद बाजवा साहब 5 माह 6 माह और जाते हैं, उनको तोसी लेनी चाहिए या नहीं? देखिए तोसी तो नहीं लेनी चाहिए, नहीं, ये मेरी उनसे उनको अपने गुजारिश है। आर्मी को भी अपनी, मैं जो बात टेक्निकली कर, मैं बहसियत शहरी, पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, तालीम, मेरे खाना तालीम में मैट्रिक के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक साबिक फौजी ऑफिसर की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से, पाकिस्तान के एक बाशऊर शहरी की हैसियत से, मुहिब्बे वतन की हैसियत से, आर्मी लवर की हैसियत से, मेरे खानदान की तो अब भी नुमाइंदगी मौजूद है। मेरा सगा भाई आर्मी ऑफिसर है, मेरा बेटा इकलौता बेटा आर्मी ऑफिसर है, और अपनी कन्विक्शन से गया है। मैंने ना उसको रोका ना कायल किया, आपकी मदद बेटे ये हालात। उसने कहा बाबा आई विल फाइट इट आउट। पासिंग आउट से वो सीधा साउथ वजीरिस्तान, हम पासिंग आउट नहीं जा सके, कोरोना पासिंग आउट कहते हैं उसको। वो घर नहीं आया छुट्टी में, सीधा साउथ वजीरिस्तान, खुश खुरम कि जिंदगी एक ही दफा मिलती है। तो मैंने उसे ये कहा हुआ कि बेटे टक डाउन नहीं करना। अब से यस सर, ठीक है, बैटल क्राफ्ट अपनी जगह, टक डाउन नहीं करना। तो हमारे जैसे लोगों की गुजारिश है कि खुदा के लिए इस इदारे का तकद्दुस बहाल करें, इसकी पामाल इज्जत को दोबारा से अवाम की नज़रों में इसको काबिल इज्जत बनाएं। जो फजला इसके ऊपर फेंका है, मंजूर पश्तीन कौन है?
मोहसिन दावड़ कौन है, अली वजीर कौन है। मैं उनको वलदुल हराम नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने शहदा को पामाल किया हुआ। कर्नल शेर खान के मज़ार पे जब वो जाता है तो मंजूर पश्तीन अपने वफ्द के साथ, तो वो उसको दाखिल नहीं होने देते और वो कहते हैं कि आप इस कब्र को, शहीद की मस्कन को आप पलीद ना करें। ये पश्तो में मौजूद है। अली वजीर ने जोराना लगाया, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी। सुल्तान साहब, इसने खूने जिगर कर दिया, लोगों के दिल काट दिए, जहन दाऊफ हो गए। वही नारा दुख्तरे नवाज शरीफ ने सियासी पार्टियों में लगवाया, वही नारे। उससे मिलती जुलती बात एक साहब ने, कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने ऐवान में खड़े होकर प्रोपेगेंडा क्या होता है। अभिनंदन को ये पता है कि उसने F-16 नहीं गिराया, इंडिया को पता है ये नहीं गिराया, पाकिस्तान ने गिराया उनका MiG-21, अमेरिका को पता है, कैटलॉग उसकी पूरी डायरी होती है, उसको वीर चक्कर दिया गया या वीर चक्कर दिया गया। तो चक्कर ये है सुल्तान साहब कि ये अजीब घन चक्कर हो गया कि वो लोग रिजीम चेंज के ऊपर आते हैं और कराची में वो बंद है, अली वजीर जेल में है और उसको लाया जाता है। पाकिस्तान का कौमी तराना बजता है, वो बाहर खड़े होते हैं, अंदर नहीं आते कौमी असेंबली के इजलास में जब तक कौमी तराना हो। अली मोहसिन, अली वजीर और मोहसिन दावड़। वही मोहसिन दावड़ तो आज कायमा कमेटी का, बैनुल अक़वामी अमूर की जो हमारी कायमा कमेटी, उसका चेयरमैन है। किसने बनाया उसको? क्या अफवाज पाकिस्तान को इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहिए? शहदा की रूहों को आप क्या जवाब देंगे? कल अल्लाह के हजूर तो पेश होना। अब वही लोग आर्मी की चीफ की तैनाती करेंगे। अब लीक्स आ रही है सारे सामने। तो क्या नवाज शरीफ साहब की जो वो पहले 5 प्यारे होते थे, अब शायद दर्जन भर प्यारे होंगे। उसमें मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना मुझे नहीं कहना चाहिए, फजलुर रहमान शामिल हो गया, उसमें जरदारी शामिल हो गया, खाजा आसिफ है, राना सनाउल्लाह है, स्पीकर साहब हैं पुराने, वगैरह वगैरह। तो बात हो रही थी एक्सटेंशन। सबसे पहले तो चूंकि DGISPR खुद कह चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज मिलिट्री इज्जत व तकरीम से इस साल अपनी मुद्दत जो तैनाती है वो मुकम्मल कर बाइज्जत रिटायर हो जाए। यही तरीका है। ना तो वो 5-6 माह वाला, देखिए अब लोगों की ज़हन साजी हो चुकी है। अब मैं यहाँ आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ। ये जितने सियासी लोग इस वक्त हैं उनसे रिजीम चेंज, फिर इस पे बात करेंगे, रिजीम चेंज का मकासद क्या है, रिजीम चेंज क्यों हुआ। भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को आप इतना मुतनाज़ कर रहे हैं, इतना डिस्कस कर रहे हैं। कल इंडिया ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। किसी को कोई गरज नहीं, पता नहीं। पाकिस्तान के ISI के DG का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, चाहे अच्छे या बुरे दोनों मानी में। CIA के चीफ का किसी को पता ही नहीं, रॉ का चीफ कौन है पता ही नहीं। दुनिया में जो एजेंसीज हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इनपुट देती हैं, पाकिस्तान में भी देना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी, हम हालत जंग में ना भी हों तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी इनपुट देना है इदारे। हमारा मशरकी बॉर्डर सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे मगरबी बॉर्डर पे मुसलसल जंग है, हमारे अंदर बलोचिस्तान सुलग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह कुछ ना कुछ मसाइल हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के, जोग्राफियाई नहीं नजरियाती सरहदों के हवाले से। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तयन का एक तरीका कार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बनता है, तो एक पॉलिसी तय कर लें। मैं खुदारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, अमर हो जाइए तारीख कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रोटेशनल हो तीनों फोर्सेस के दरमियान,
सर्विसेज के या आर्मी हो, वो अब मेरी सवाबदीद तो खैर क्या होगी, मेरी सतह नहीं है, शायद मशवरा दे सकता हूँ, मैं फैसला तो नहीं कर सकता। सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल, चूंकि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होते हैं वो कमोबेश एक ज़हनी सतह के लोग होते हैं, एक तरह की क्वालिफिकेशन होती है, एक तरह का सर्विस पैटर्न होता है, किसी का पीए नंबर जो वो पीएमए की परफॉर्मेंस पे है आगे पीछे होता है। मैंने बहुत दफ़ा देखा, कमर जावेद बाजवा साहब उसकी जिंदा मिसाल है कि वो पास आउट पिछले नंबरों पे हुए हैं थोड़ा से, लेकिन जब सर्विस में जाते हैं तो इंसान आगे निकल जाता है। ओईआई इंडेक्स नंबर है, एक तरीकाकार है। तो हमारी जो ख्वाहिश है कौम की, और इमरान खान साहब को मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि वो 2/3 अक्सरियत से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। कौम बता रही है, कौम ये फैसला कर चुकी है, तो वो जब आएंगे इस पे कानून साजी करेंगे। ये जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो खुद हाँ उसका तरीकाकार है, तो उसको चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नाम जो पहले 2/3 अक्सरियत में आ चुका है वो नाम भेजें। वो जो भुट्टो साहब रख गए थे 3 4 5 6 नामों की फहरिस्त, वो वहीं से तो खराबी की इब्तदा हुई। और सदर पाकिस्तान से सुप्रीम कमांडर से इख्तियार 2/3 अक्सरियत और अमेंडमेंट ने लिया वापस कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप ना अमेंड करें, फहरिस्त को अमेंड करेंगे। 3 4 6 की फहरिस्त क्यों? जो सीनियर मोस्ट है इंडिया में यही तरीका है, तो आप उसको, हमारा एडवर्सरी तो वो है, वहाँ भी 1-2 पिछले 10 सालों में मैंने सारा स्टडी किया हुआ है, सुपरसीड हुए लोग। उसकी वजह लिसानी भी हो सकती है और मामला भी हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियर मोस्ट है उस पर कोई ऐसा वो नहीं है इल्ज़ाम या कोई शक व शुबा, तो फिर उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहिए। इमरान खान साहब जो मेरिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ठीक है जी। देखिए, मेरिट तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट हो, यही तरीका कार राइज है। चीफ के अलावा पूरे पाकिस्तान में आर्मी में यही तरीका कार है। हर ओहदे के 2 मेजर इकट्ठे प्रमोट होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उनमें से जो सीनियर है वो यूनिट की कमांड पहले करेगा, जो जूनियर है वो बाद में करेगा। 2 ऑफिसर इकट्ठे हैं, जो सीनियर है वो उसको फौकियत हासिल है जूनियर, तो यही तरीका सीनियर मोस्ट रैंक पे होना चाहिए। इससे इज्जत नफ्स भी बहाल होगी, इनफरादी इज्जत भी बहाल होगी। लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, कियानी साहब ने जो बज़ाहिर कहा था कि हम सियासी मामला से अलग हो गए, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि फौज को हकीकतन अपने आप को सियासी मामला से अलग करना। और यहाँ मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि सरदार चाड़ी हुए MPA कत्ल करवा देता है, दोनों भाई बुरहान और सरदार अपने एक मुखालिफ चांडियो हुई बरादरी के यूनियन नाज़म लेवल के बंदे को, उसके बाप को 3 कत्ल करो। उसकी बेटी दुहाई देती फिर रही है, और वो यहाँ तो मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो भी लोग कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं। भाई क्यों अपील करते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आप अपील करें कि मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें। बकरी चोरी, साइकिल चोरी की क्यों इंसाफ? वो मजिस्ट्रेट का काम है, SHO का काम है। वो दफा 30 के मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं जाता, वो क्लास 2 मजिस्ट्रेट के पास केस लगता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करें, जिसका मर्तबा है, जिनको इंसाफ देना है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से खुदारा बंद कर। इकोनॉमी के मसाइल हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आप अपील कर रहे हैं, माशरती मसाइल हैं तो अपील कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो अपील कर रहे हैं। हाँ, आर्मी का ये फ़र्ज़ है कि जो कुदरती आफात उनकी सूरत में वो कौम के शाना बशाना खड़े। यही आर्मी है जिसने अपने राशन, अपनी तनख्वाहें दी हुई। 1971 में निसफ राशन हुआ था, आज तक चला आ रहा है। ये अवाम को पता होना चाहिए कि 71 में राशन फौज ने अज खुद रजाकाराना तौर पे कि हम इस राशन में गुजारा कर लेंगे, फी शख्स इतनी दाल, इतनी चावल, इतनी चीनी निसफ करके हम खा रहे हैं। कोई बात नहीं, 500 बंदे का खाना बन रहा है तो वो 550 550 खा सकते। चीज़ें
अब वो वक्त आ गया है। सर हमने भी वो वक्त देखा हुआ है, देखिए, कि वो सैल्यूट करते थे सबको मैं बिल्कुल। उस वक्त से गुजरा हूँ। अंदरूने सिंध भी हमें सलाम किया जाता है। अंदरूने सिंध जहां मादरे जमहूरियत और उसके चेलों ने आपके लिए ऐसी नफरत पैदा की हुई, तहरीक बहाली जमहूरियत में ट्रेनें उल्टाई पाकिस्तान की, जहाज पाकिस्तान के अगवा किए, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया, मतून किया। वही चीज आज नवाज शरीफ कर रहे हैं और आज वो बिल्कुल रिवर्स हो गई। भाई सच्ची बात आपको ये बताऊं सुल्तान साहब, तो सिवाय इमरान खान के फौज का खैर खा में से कोई भी नहीं। हाँ, उनसे टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि कुछ लफ्जिश कह लें, गलती कह लें, मिस हैंडलिंग हुई है। और बहरहाल 65, 68, 70 साल के किसी भी मैच्योर शख्स से तवक्को नहीं होती, लेकिन हमारी ग्रूमिंग नहीं। हमारा हमसाया वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी। मैंने तो लिखा अब की बार खूनी सरकार, अब की बार मोदी सरकार ने कॉलम मौजूद है पहले हुक्मरान के दौरे पे, पहले अदवारे दोनों अदवारे हुकूमतों पे मैंने लिखा कि अब की बार खूनी सरकार। उसकी ग्रूमिंग है, उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसने झाड़ू देते हुए दफ्तरों से शुरू किया था काम अपने, और वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुंचता है। जमहूरियत वहाँ भी कुछ मामला हैं, वो अपॉइंट करता है तो लोग एतराज़ नहीं करते। यहाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मशवरे से कहने का तो 70-75% बाशऊर लोग तो हैं, वो इसको दुख दर्द महसूस कर। फौज को अब उनकी कुर्बानियों को जो हदिया अकीदत पेश करने का वक्त है वो अब है। फौज बाकायदा मेरे ख्याल में मायूस होना चाहिए उन लोगों को कि हम जान हथेली पर रखें। हर रोज़ की शहादतों की आप तादाद देख लें। मुझे पता है चीफ साहब इसी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, यही कैडेट रहे हैं, उसी पीएमए का कोर्स से वो पास आउट हुए हैं, उन्हीं यूनिटों से तरक्की करते करते जीने चढ़ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। उनका दिल भी खून के आंसू होता है। मैं भी बड़ी मुश्किल से आंसुओं पे काबू पाता हूँ। मेरे जैसे वो हैं, मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़े होंगे, सर्विस में इतने सीनियर हैं, रैंक में बहुत सीनियर हैं, तो ये नहीं कि वो दुश्मन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज का दुश्मन नहीं होता। अब इंटरनेशनल नेशनल सिचुएशन जो बन गई, रिजीम चेंज में घुसेड़ दिया गया, इससे निकलने के लिए, इस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अनडू करने जाते हुए। अभी उनके पास 2 महीने हैं, तो उनको जाते हुए ये ज़रूर कर देना चाहिए ताकि उनको लोग तारीखी अल्फाज से याद रखें, अच्छे अल्फाज से याद रखें। तारीख मसख नहीं की जा सकती, महव हो सकती है। अल्लाह ताला सबकी लफ्ज़ें माफ़ करे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब मोहम्मद मुकर्रम खान साहब, जो पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख को, जमहूरी तारीख को, पार्लिमानी निज़ाम को भरपूर अंदाज में डिस्कस फरमा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे तारीखी पहलू हमें बताए। पाकिस्तान में जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम चल रहा है और इस जमहूरी निज़ाम में जो जो अशराफिया आए हैं, उनको उन्होंने बड़े ही खूबसूरत और अपने ही अंदाज में बयान किया है। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उन्होंने अल्फाज बयान किए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में इस सोशल मीडिया की सूरत में, इस यूट्यूब चैनल की सूरत में इंशाअल्लाह वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इससे इंशाअल्लाह जो कानून के तालिब इल्म हैं, सियासत के तालिब इल्म हैं और जमहूरियत के जो तालिब इल्म हैं, आने वाली जो नस्लों के जो लीडर्स हैं, वो इससे इंशाअल्लाह दर्स हासिल करेंगे। तो आखिर में मैं तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ देता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खुश होंगे। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।